जरा सोचिए, एक बेहद सूक्ष्म धागा जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, वो अपने अंदर पीढ़ियों के अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हमारे पूर्वज कैसे दिखते थे, हमारी आंखों का रंग क्या होगा, यहां तक कि शरीर की आंतरिक कार्य प्रणाली कैसी होगी, ये सब उस एक छोटे से धागे में छिपा है। तो आज की हमारी इस विशेष चर्चा का विषय यही है, वंशगति का आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये एक अद्भुत विषय है और इस चर्चा में हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे पास मौजूद इन विस्तृत नोट्स और 15 स्लाइड्स का हम क्रमानुसार विश्लेषण करें। हम मिलकर ये स्पष्ट करेंगे कि आनुवांशिक जानकारी कैसे काम करती है, डीएनए की संरचना क्या है और मानव जीनोम प्रोजेक्ट जैसी महान उपलब्धियां क्या हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस जटिल सफर को हम बहुत ही सरल टुकड़ों में बांटने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आइए सबसे पहले पहली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। स्क्रीन पर एक बहुत ही शानदार 3D विजुअल है। इसमें एक चमकता हुआ 3D डीएनए हेलिक्स घूम रहा है जी। और उसके ठीक नीचे ग्रिफिथ के प्रयोग को दर्शाने वाले चूहों का एक 3D मॉडल बना है, जिसमें चूहों के अंदर जीवाणु प्रवेश करते हुए एकदम जीवंत तरीके से दिख रहे हैं। विजुअल तो बहुत ही आकर्षक है। हाँ, तो अगर हम इसके कंटेंट को समझें तो 19वीं शताब्दी में ये एक बहुत बड़ा विवाद था कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है या कुछ और। 20वीं शताब्दी में फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन खोजा। फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने न्यूमोनिया के जीवाणु न्यूमोकाकाई पर प्रयोग किया। वो एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन वाला प्रयोग। हाँ, एकदम सही। उन्होंने रोगजनक एस स्ट्रेन और रोग न फैलाने वाले आर स्ट्रेन को लिया। जी। जब मृत एस स्ट्रेन को जीवित आर स्ट्रेन के साथ चूहे में डाला गया तो चूहा मर गया। मृत एस स्ट्रेन के डीएनए ने जीवित आर स्ट्रेन को भी रोगजनक बना दिया था। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन यहाँ मेरा एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है। यदि मृत एस स्ट्रेन में केवल डीएनए ही बचा था तो उसने एक जीवित आर स्ट्रेन को अचानक से रोगजनक में कैसे बदल दिया? यही तो रूपांतरण का सिद्धांत था। मृत स्ट्रेन का डीएनए जीवित कोशिका के अंदर घुस गया और उसने उसके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। अच्छा, तो ये ऐसे काम करता है। तो जो भी लोग इस विषय को गहराई से पढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ एक परीक्षा अलर्ट है। ग्रिफिथ के इस प्रयोग को, विशेष रूप से एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन के परिणामों को परीक्षा के लिए बहुत ध्यान से याद रखें। बिल्कुल। तो आइए अब अपनी अगली स्लाइड यानी दूसरी स्लाइड की ओर बढ़ने का संकेत देते हैं। यहाँ स्क्रीन पर 3D में एक बैक्टीरियोफेज का मॉडल है, किसी एलियन यान जैसा। इसका कैप्सिड, अंदर का डीएनए और टेल शीथ साफ दिख रहा है। और कोने में वो क्या है? हाँ, वो एल्फ्रेड मर्स्काई का एक चिपका हुआ पीला नोट है। तो इस स्लाइड में ओस्टवाल्ड एवरी के निष्कर्ष का जिक्र है कि डीएनए ही रूपांतरण करता है, प्रोटीन नहीं। और अंततः हर्शे व चेज के प्रयोग ने पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही लक्षणों को ले जाता है। और मर्स्काई के नोट में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि जीव की समस्त दैहिक कोशिका में डीएनए समान होता है, लेकिन युग्मक यानी गैमीट्स में ये आधा रहता है। एक बात बताइए, हर्शे और चेज के प्रयोग ने इस पुराने विवाद को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर दिया कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है या डीएनए? उन्होंने बहुत ही चालाकी से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया था। उन्होंने साबित किया कि बैक्टीरियोफेजेस केवल अपना डीएनए कोशिका के अंदर भेजता है, प्रोटीन का आवरण बाहर ही छूट जाता है। ये प्रयोग तो मास्टरपीस है। तो यहाँ परीक्षा अलर्ट ये है कि हर्शे व चेज के अंतिम प्रमाण और युग्मक में डीएनए की आधी मात्रा वाले तथ्य पर छात्रों को पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एकदम सही। अब तीसरी स्लाइड की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ डीएनए के रासायनिक संगठन का एक बहुत ही खूबसूरत 3D आणविक मॉडल घूम रहा है। फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार सब जुड़े हुए हैं। ये देखने में बहुत जटिल लग रहा है। हाँ, पर समझते हैं। इसका पूरा नाम है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। मिशर ने 1869 में केंद्रक में से खोजा और न्यूक्लिन नाम दिया था। पादप विषाणु को छोड़कर ये सभी सजीवों में है और इसे शरीर की आत्मा भी कहा जाता है। शरीर की आत्मा? हाँ, और इसका रासायनिक संगठन 3 चीजों से बना है: डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार के हैं, प्यूरीन जिसमें ए और जी आते हैं और पिरिमिडीन जिसमें टी और सी आते हैं। एक मिनट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डीएनए को शरीर की आत्मा कहने का क्या वास्तविक तात्पर्य हो सकता है? इसका तात्पर्य है इसका असीम महत्व।
जैसे आत्मा जीवन का आधार है, वैसे ही शरीर के हर एक लक्षण का ब्लूप्रिंट इसी रसायन के पास है। बहुत ही सुंदर उपमा है। तो हमारा परीक्षा अलर्ट ये है कि डीएनए के रासायनिक घटक और प्यूरिन तथा पिरिमिडीन के प्रकारों को अच्छे से कंठस्थ कर लें। चलिए अब चौथी स्लाइड पर जाने का निर्देश देता हूं। यहां वॉटसन एवं क्रिक मॉडल की वह प्रसिद्ध 3D सीढ़ी नुमा सर्पिलाकार संरचना है। इसमें दीर्घ और लघु खांच बहुत स्पष्ट दिख रहे हैं। डबल हेलिक्स? हाँ, द्विकुंडलित संरचना। यहां A और T के बीच 2 हाइड्रोजन बंध हैं, जबकि G और C के बीच 3 हाइड्रोजन बंध हैं। और इसके मापदंड क्या है? प्रत्येक समाक्षर की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है। 10 समाक्षर के बाद एक घुमाव आता है जो कुल 34 एंगस्ट्रॉम का होता है और इसकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। मेरा प्रश्न ये है कि AT के बीच 2 और GC के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होने का डीएनए की स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव बहुत सीधा है। जितने ज्यादा बंध उतनी ज्यादा मजबूती। GC बॉन्ड्स जहां ज्यादा होते हैं उस हिस्से को पिघलाने में ज्यादा ऊर्जा लगती है, जिससे स्थिरता बढ़ती है। बिल्कुल तार्किक है। तो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण अलर्ट वॉटसन क्रिक मॉडल के सभी मापदंड यानी 3.4, 34 और 20 एंगस्ट्रॉम हर हाल में याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं 5वीं स्लाइड पर। यह कमाल का 3D विजुअल है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन के गोलों के चारों ओर डीएनए लिपटा हुआ है। इस जटिल संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये पैकेजिंग को दिखा रहा है ना? बिल्कुल। डीएनए का पराकुंडलन। मानव कोशिका में 46 डीएनए होते हैं और इनकी कुल लंबाई लगभग 2 मीटर होती है। 2 मीटर एक सूक्ष्म कोशिका में? हाँ, और सोचिए शरीर में 10 की घात 14 कोशिकाएं हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन की मदद से इसे पैक किया जाता है। यहां प्रतिकृतियन को भी समझाया गया है, जिसका अर्थ है कोशिका विभाजन से पहले डीएनए का हूबहू 2 संतति डीएनए में बदल जाना। ये तो चमत्कार जैसा है। इतना विशाल 2 मीटर लंबा डीएनए एक अत्यंत सूक्ष्म कोशिका के केंद्रक में उलझे बिना कैसे व्यवस्थित रहता है? इसे पतंग की चरखी और मांझे की तरह सोचिए। हिस्टोन प्रोटीन वह चरखी है जिस पर धागा कसकर लिपट जाता है, इसलिए कभी नहीं उलझता। क्या बात है, बहुत आसान कर दिया आपने। तो परीक्षा अलर्ट के लिए हिस्टोन प्रोटीन की भूमिका और डीएनए प्रतिकृत्यंग की सटीक परिभाषा पर बहुत जोर देना है। चलिए 6ठी स्लाइड की ओर मुड़ते हैं। यहां तुलनात्मक 3D मॉडल हैं। एक तरफ दोहरे स्ट्रैंड वाला डीएनए और दूसरी तरफ सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए है। डीएनए और आरएनए में अंतर? एकदम। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल बनाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्षारक की बात करें तो डीएनए में A, G, T, C होते हैं, जबकि आरएनए में A, G, U, C होते हैं। यानी थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। और जगह के आधार पर? डीएनए केंद्रक में रहता है, आरएनए प्रायः केंद्रक में नहीं होता। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है। और हाँ, डीएनए के प्रकार भी हैं, A, B, C, D और Z। मेरा सवाल यह है कि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल का पाया जाना विकास के दृष्टिकोण से क्या दर्शाता है? ये प्रकृति की ऊर्जा बचाने की कला है। यूरेसिल बनाने में कम ऊर्जा लगती है, जो अस्थायी आरएनए के लिए ठीक है, लेकिन डीएनए को पीढ़ियों तक सूचना रखनी है, इसलिए उसने विकास में अधिक स्थिर थाइमीन को चुना। बहुत ही तार्किक। तो परीक्षा का पसंदीदा प्रश्न और अलर्ट, डीएनए और आरएनए के बीच नाइट्रोजन क्षारक, विशेष रूप से थाइमीन और यूरेसिल के अंतर को जरूर याद रखें। अब आरएनए की बात चली है तो 7वीं स्लाइड पर ध्यान देते हैं। स्क्रीन पर 3 3D संरचनाएं हैं। एक क्लोवर लीफ जैसा टीआरएनए, एक लंबा एमआरएनए और एक बड़ा राइबोसोम कॉम्प्लेक्स यानी आरआरएनए। यह आरएनए के प्रकारों को दर्शा रहा है। हाँ, आनुवांशिक और अनआनुवांशिक। यूकैरियोट्स में 3 अनआनुवांशिक आरएनए हैं। पहला एमआरएनए यानी संदेशवाहक, जो कुल का 3.5% है और डीएनए से सूचना लाता है। जैकब व मोनार्ड ने इसे नाम दिया था। और दूसरा है टीआरएनए या ट्रांसफर, जो 15% है और अमीनो अम्ल ढोता है। तीसरा आरआरएनए जो 80% है। इसे घुलनशील आरएनए भी कहते हैं और ये राइबोसोम बनाता है। प्रोटीन निर्माण की इस पूरी फैक्ट्री में इन तीनों आरएनए में से मास्टरमाइंड किसे कहा जा सकता है? मास्टरमाइंड एमआरएनए ही है, क्योंकि उसी के पास मूल संदेश या ब्लूप्रिंट होता है जो तय करता है कि क्या बनना है। सहमत हूं। तो परीक्षा की चेतावनी ये है कि तीनों प्रकार के आरएनए के प्रतिशत 3.5, 15 और 80%
और उनके विशिष्ट कार्यों को याद रखें। चलिए 8वीं स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक त्रिआयामी फ्लो चार्ट है, डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन तक जाने का रास्ता। ये तो सेंट्रल डॉगमा है। बिल्कुल। क्रिक ने 1958 में बताया था कि सूचना एक ही दिशा में बहती है, डीएनए से अनुलेखन द्वारा आरएनए और फिर रूपांतरण द्वारा प्रोटीन। और आनुवांशिक कूट के बारे में क्या है? नीरनबर्ग ने 1961 में इसकी जानकारी दी। एमआरएनए में त्रिगुणी संकेत या ट्रिपलेट कोड होते हैं, जिन्हें कोडॉन कहते हैं, जैसे AAA या GCA। ये अमीनो अम्ल का संचालन करते हैं। एक बात बताइए, क्या ये सेंट्रल डॉगमा प्रकृति का एक सख्त नियम है या कुछ जीवों में सूचना विपरीत दिशा में भी बह सकती है? सामान्यतः ये सख्त नियम है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे रेट्रोवायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए को वापस डीएनए में बदल देते हैं। अपवाद हमेशा ध्यान खींचते हैं। तो परीक्षा अलर्ट सेंट्रल डॉगमा का क्रम और कोडोन के त्रिगुणी स्वभाव पर विशेष ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है। अब 9वीं स्लाइड की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ 3D डीएनए धागे पर विशिष्ट कोडोन के त्रिक ब्लॉक चमक रहे हैं। आनुवांशिक कूट की विशेषताएं। हाँ, ये त्रिक न्यूक्लियोटाइड हैं, अतिव्यापित या नॉन ओवरलैपिंग नहीं होते, प्रारंभ व समापन कोड होते हैं, क्रमबद्ध हैं और कामा विहीन हैं। कामा विहीन यानी कोई खाली जगह नहीं? सही। और इसके साथ जीन अभिव्यक्ति का नियमन है, जहां डीएनए बंधनी प्रोटीन सक्रिय जीन को निष्क्रिय और निष्क्रिय को सक्रिय करते हैं, जिन्हें नियंत्रित जीन कहते हैं। कोशिका ये कैसे तय करती है कि किसी विशिष्ट समय पर कौन सा जीन सक्रिय होना चाहिए और कौन सा निष्क्रिय? कोशिका शरीर की जरूरतों को मॉनिटर करती है। अगर किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है तो उससे जुड़ा जीन निष्क्रिय कर देती है, ताकि ऊर्जा बचे। कमाल का सिस्टम है। छात्रों के लिए परीक्षा अलर्ट आनुवांशिक कूट की विशेषताओं को, विशेषकर कामा विहीन और अतिव्यापित न होना, स्पष्ट रूप से समझ लें। अब 10वीं स्लाइड की ओर कदम बढ़ाते हैं। 3D आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए कुंडली पर काम कर रहा है। अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन? बिल्कुल। डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण ये प्रमोटर स्थल से शुरू होकर समापन स्थल पर समाप्त होता है। डीएनए की GC80 लिपि आरएनए की GCAU लिपि में बदल जाती है। और इसकी क्रियाविधि? बहुत से चरण हैं। आरएनए पॉलीमरेज का जुड़ना, श्रृंखलाओं का अलग होना, क्षारकों का युग्मन, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में बदलना और फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनना। मेरा विश्लेषणात्मक प्रश्न है, अनुलेखन के समय डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं खुलती हैं, तो क्या दोनों ही धागों से एमआरएनए का निर्माण होता है? नहीं, केवल एक ही टेम्पलेट श्रृंखला से बनता है। अगर दोनों से बनेगा तो 2 अलग प्रोटीन बन जाएंगे, जिससे बहुत भारी दुविधा हो जाएगी। ये बहुत अहम पॉइंट है। तो हमारा परीक्षा अलर्ट है, अनुलेखन में आरएनए पॉलीमरेज की भूमिका और प्रमोटर व समापन स्थल की अवधारणा महत्वपूर्ण है। चलिए अब 11वीं स्लाइड पर जाते हैं। 3D राइबोसोम फैक्ट्री दिख रही है, जहां टीआरएनए अमीनो अम्ल ला रहे हैं और प्रोटीन की चेन बन रही है। ये अनुवाद यानी ट्रांसलेशन है। जी हाँ, एमआरएनए की श्रृंखला का अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदलना। इसके 5 चरण हैं। पहला, अमीनो अम्लों का सक्रियण। दूसरा, टीआरएनए से जुड़कर एमिनो एसिड बनाना। और आगे के चरण? तीसरा, एमआरएनए का राइबोसोम से जुड़ना। चौथा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घाकरण। और 5वां, श्रृंखला का समापन। राइबोसोम ये कैसे सुनिश्चित करता है कि अमीनो अम्ल एकदम सही क्रम में ही जुड़े और कोई गलती ना हो? टीआरएनए का एंटीकोडोन और एमआरएनए का कोडोन एकदम ताले और चाबी की तरह मैच करते हैं, तभी वो जुड़ पाते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। परीक्षा अलर्ट ये है कि अनुवाद प्रक्रिया के सभी 5 क्रमिक चरणों को अच्छी तरह याद रखें। अब 12वीं स्लाइड पर एक बड़ा संक्रमण है। बाइनरी और डीएनए कोड से बना एक मानव शरीर का 3D सिलुएट बेहद रोमांचक लग रहा है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट? हाँ। गुणसूत्रों के डीएनए में संग्रहित जैव सूचनाएं ही मानव जीनोम है। इसकी नींव नील डासट ने 1983-84 में रखी थी। उद्देश्य था न्यूक्लियोटाइड का क्रम जानना। अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने लोगो तैयार किया। ये तो बहुत बड़ा डेटाबेस रहा होगा। बिल्कुल। 1999 में 22वें गुणसूत्र का पूर्ण क्रम प्रकाशित हुआ और 2004 में पूर्ण मानव जीनोम श्रृंखला। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में सबसे पहले 22वें गुणसूत्र को ही क्यों चुना गया और पूर्ण जीनोम तक पहुंचने में इतना समय क्यों लगा? 22वां छोटा था और जीन घनत्व ज्यादा था, और समय इसलिए लगा क्योंकि 3 बिलियन बेस पेयर्स को पढ़ना उस समय की तकनीक के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। अद्भुत प्रयास था। परीक्षा अलर्ट,
इस प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण वर्ष 1999 और 2004 और 22वें गुणसूत्र का तथ्य परीक्षा के लिए अहम है। अब 13वीं स्लाइड का विश्लेषण शुरू करते हैं। यहाँ डीएनए डेटा का विश्लेषण करते हुए एक बड़े 3D कंप्यूटर सर्वर का चित्र है, यानी जीनोम का लक्ष्य व उपयोगिता। हाँ, लक्ष्य था जातियों का विकास क्रम जानना, असाध्य रोगों का इलाज खोजना और जैविक सूचना का कंप्यूटरीकरण। और उपयोगिता में रोग उत्पन्न करने वाले न्यूक्लियोटाइड का पता लगाना, आनुवांशिक वंशावली, हीमोफीलिया X=7 जैसे रोगों की पहचान और डीएनए अंगुली छाप से अपराधी की पहचान शामिल है। क्या भविष्य में इस जैविक सूचना के कंप्यूटरीकरण से हम जन्म से पहले ही सभी आनुवांशिक बीमारियों को मिटा सकेंगे? जीन एडिटिंग तकनीक से सैद्धांतिक रूप से ये संभव है, पर व्यावहारिक और नैतिक चुनौतियां अभी भी हैं। सही है। परीक्षा अलर्ट के तौर पर प्रोजेक्ट की उपयोगिताओं में हीमोफीलिया और अपराधी पहचान के बिंदुओं पर फोकस करें। अब 14वीं स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 3D फिंगरप्रिंट एक डिजिटल डीएनए बारकोड में बदल रहा है। ये स्लाइड प्रोजेक्ट की विशेषताएं और फिंगरप्रिंटिंग पर है। क्या विशेषताएं हैं इसकी? 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड हैं, एक जीन में औसतन 3000। सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 मिलियन क्षारक हैं। लगभग 30,000 क्रियात्मक जीन हैं, पर सबसे दिलचस्प केवल 2% भाग प्रोटीन कोडिंग करता है। और फिंगरप्रिंटिंग? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डीएनए काटना और मैचिंग करना। इसे एलेक्स जेफरी ने 1986 में खोजा था। अगर हमारे पूरे डीएनए का केवल 2% हिस्सा ही प्रोटीन बनाता है, तो शेष 98% डीएनए हमारे शरीर में क्या कर रहा है? वो 98% हिस्सा जीन्स के नियमन और गुणसूत्रों के संरचनात्मक ढांचे को बनाए रखने में काम आता है। वो जंक नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी था। परीक्षा अलर्ट, डिस्ट्रोफिन जीन का आकार और एलेक्स जेफरी का नाम अति महत्वपूर्ण है। और अब अंतिम 15वीं स्लाइड पर जाने का स्पष्ट संकेत देता हूं। 3D जेल वैद्युत कण संचालन ट्रे में चमकदार डीएनए बैंड्स दिख रहे हैं। फिंगरप्रिंटिंग की विधि? जी, इसके 5 चरण हैं। पहला, डीएनए को पृथक करना। दूसरा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा काटना। तीसरा, जेल वैद्युत कण संचालन करना। चौथा, प्रोब का VNTR-S के साथ जोड़ना। और 5वां, फिंगरप्रिंट प्राप्त करना। जेल वैद्युत कण संचालन प्रक्रिया में डीएनए के टुकड़े वास्तव में किस भौतिक गुण के आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं? डीएनए पर नकारात्मक चार्ज होता है, तो जब बिजली दी जाती है वे सकारात्मक दिशा में भागते हैं और छोटे टुकड़े जेल में तेजी से आगे निकल जाते हैं। बहुत ही स्पष्ट है। तो अंतिम परीक्षा अलर्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि के सभी चरणों का सही क्रम याद रखना है। तो इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटते हैं। मिशर के न्यूक्लिन से लेकर वाटसन क्रिक मॉडल, सेंट्रल डॉगमा और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तक हमने सब कुछ बहुत गहराई से समझा है। यह सफर सचमुच बहुत शानदार रहा। लेकिन चर्चा का अंत करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार हम सभी इंसानों का डीएनए लगभग 99.9% एक समान है, तो वो मात्र 0.1% हिस्सा हमारे पर्यावरण और अनुभवों के साथ मिलकर हमें इतना अनूठा और अलग कैसे बना देता है? क्या हमारी पहचान केवल हमारे जीन में है या उससे भी